नमस्कार बच्चों, गुरुकुल एकेडमी के YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि वायुमंडल का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं और पिछले वीडियो में हमने वायुमंडल की दो लेयरों का अध्ययन किया था। इनमें से एक क्षोभ मंडल और दूसरा समताप मंडल। समताप मंडल के बारे में हमने सीखा था कि वायुमंडल कि ये दूसरी लेयर है और इसका विस्तार 15 किलोमीटर से लेकर के 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। जो समताप मंडल है, इस लेयर की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि इस लेयर में 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई तक ओजोन का कंसंट्रेशन अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है और यह ओजोन सूर्य से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने का काम करती है और यह अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन पृथ्वी की सतह तक नहीं पहुंच पाता है और जिसके कारण हमें विभिन्न सारे त्वचा संबंधी समस्याओं से निजात मिलती है। तो अगर सूर्य के द्वारा उत्सर्जित अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन सतह तक पहुंचता तो इंसानों में विभिन्न प्रकार की त्वचा संबंधी समस्याएं पैदा होती, त्वचा कैंसर जैसे रोग पैदा होते। समताप मंडल में ऊंचाई में जाने पर तापमान बढ़ता है। जैसा कि आप जानते हैं कि क्षोभ मंडल में ऊंचाई में जाने पर तापमान में कमी होती है, लेकिन समताप मंडल में ऊंचाई में जाने पर तापमान में वृद्धि होती है और इस तापमान में वृद्धि का मुख्य कारण यही है क्योंकि इसमें उपस्थित ओजोन सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को अवशोषित करने का काम करती है। समताप मंडल में जो है पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स पाए जाते हैं। ये भी एक समताप मंडल की महत्वपूर्ण विशेषता है। इसके अलावा चूंकि समताप मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं घटित नहीं होती हैं, इसलिए यह वायुमंडल की लेयर वायुयान उड़ानों के लिए आदर्श मानी जाती है और सामान्य तौर पर जो कॉमर्शियल फ्लाइट्स हैं वो क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा और समताप मंडल की निचली सीमा पर उड़ान भरने का काम करते हैं। आप जानते हैं कि जो ओजोन गैस है वह समताप मंडल में सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने का काम करती है, लेकिन यही ओजोन गैस अगर क्षोभ मंडल की निचली सतह पर है तो फिर यह वायु प्रदूषण का कारण बनती है। इसके अलावा आप जानते हैं कि जो ओजोन छिद्र का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जब ओजोन O2 और O में टूटती है तो इसी को ओजोन होल के नाम से जाना जाता है। कई सारे ऐसे रसायन हैं जो ओजोन को O2 और O में तोड़ने का काम करते हैं और ऐसे सभी रसायन या एजेंट्स को ओजोन डिप्लीटिंग एजेंट के रूप में जाना जाता है। तो आइए हम लोग ओजोन डिप्लीशन को डिस्कस करते हैं। इसके बाद में हम लोग मध्य मंडल वगैरह को डिस्कस करेंगे। ओजोन डिप्लीशन, ओजोन डिप्लीशन या ओजोन छिद्र जब O3 O2 और O में टूटता है तो इसी को ओजोन डिप्लीशन के नाम से जाना जाता है। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कारक हैं जिनके कारण O3, O2 और O में टूटती है और इन फैक्टर या इन कारणों को या इन रसायनों को ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस के नाम से जाना जाता है। तो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, इसमें ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस में सबसे पहले CFC का स्थान आता है, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन इससे ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचता है CFC से। और यह CFC का उत्सर्जन आमतौर पर होता कहाँ से है? आप जानते हैं कि रेफ्रिजरेटर
या फ्रिज में कूलेंट के तौर पर CFC का यूज होता है, और यह CFC ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाती है। दूसरा हैलोजन्स भी ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाते हैं। नेक्स्ट इसमें आएगा हेलोन्स, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हेलोन्स ये एक प्रकार के रसायन होते हैं, और हेलोन्स इनका प्रयोग फायर एक्सटिंग्विशन या अग्निशमन में किया जाता है। इनका प्रयोग अग्निशमन में किया जाता है। हेलोजन और हेलोन्स में अंतर है। हेलोन्स क्लोरीन, फ्रोमीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सभी हेलोजन्स कहलाते हैं, और हेलोजन्स ये जो रसायन होते हैं इनका प्रयोग अग्निशमन में किया जाता है। तो हेलोन्स भी ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाते हैं, यानी ये भी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है। इसके अलावा जेट विमानों से निकली नाइट्रस ऑक्साइड, जेट विमानों से निकली नाइट्रस ऑक्साइड ये ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाती है। पांचवा फोम, इसके अलावा फोम हो गया, और इसमें कॉस्मेटिक्स हो गए, जो प्रेशराइज्ड कॉस्मेटिक्स होते हैं, प्रेशराइज्ड कॉस्मेटिक्स इनसे भी ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचता है। तो आपको प्रमुख रूप से ये सीखना है कि कौन से ऐसे सब्सटेंस है जिनसे ओजोन परत को नुकसान पहुंचता है। तो इनमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, इससे ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचता है। हेलोजन्स में क्लोरीन, फ्रोमीन, ब्रोमीन ये सारे ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाते हैं। हेलोन्स इनका प्रयोग फायर एक्सटिंग्विशिंग के लिए किया जाता है, ये भी ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाते हैं। और इसके बाद में जेट विमानों से निकली हुई नाइट्रस ऑक्साइड ये भी ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाने का काम करती है। इसके पश्चात एक प्रोटोकॉल हम लोग सीखते हैं, जिसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तो आइए सीखते हैं क्या है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। देखिए 16 सितंबर 1987 को कनाडा के मॉन्ट्रियल में एक कन्वेंशन का आयोजन किया गया, और कनाडा का जो ये मॉन्ट्रियल कन्वेंशन था इसमें से इस बात को डिसाइड किया गया कि भविष्य में क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्सर्जन में कटौती करनी है, और साथ ही साथ क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्सर्जन को प्रतिबंधित करना है, क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन से ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचता है। इसलिए 16 सितंबर 1987 को कनाडा के मॉन्ट्रियल में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसे मॉन्ट्रियल कन्वेंशन कहते हैं। और इसी मॉन्ट्रियल कन्वेंशन में CFC के उत्सर्जन में कमी और CFC के उत्सर्जन को प्रबंधित करने से संबंधित एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। और इस दिन को यादगार बनाने के लिए, 16 सितंबर के दिन को यादगार बनाने के लिए हम हर साल विश्व ओजोन दिवस मनाते हैं। और आपको याद रखना है कि यह विश्व ओजोन दिवस हर साल 16 सितंबर को आयोजित किया जाता है।
तो विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। इसके अलावा आपको डॉब्सन यूनिट से संबंधित सवाल भी कंपटीशन में पूछे जाते हैं। डॉब्सन यूनिट, डॉब्सन यूनिट, तो डॉब्सन यूनिट क्या है आप बताएंगे कि ओजोन परत की मोटाई का मापन, ओजोन परत की मोटाई का मापन, ओजोन परत की मोटाई का मापन, ओजोन परत की मोटाई का मापन डॉब्सन यूनिट के द्वारा किया जाता है। ओजोन परत की मोटाई का मापन डॉब्सन यूनिट के द्वारा किया जाता है। डॉब्सन यूनिट के द्वारा किया जाता है। डॉब्सन यूनिट के द्वारा किया जाता है। तो डॉब्सन यूनिट का प्रयोग कब किया जाता है, क्यों किया जाता है? ओजोन लेयर की मोटाई को मापने के लिए डॉब्सन यूनिट का प्रयोग किया जाता है। और इसके बाद में किगाली समझौता, इसको भी आप समझ लीजिए। किगाली समझौता, किगाली समझौता देखिए 16 सितंबर 1987 को कनाडा के मॉन्ट्रियल में जिस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में, उसमें यह कहा गया कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्सर्जन में कमी करनी है और इसके उत्सर्जन को 0 के स्तर तक लाना है। आप जानते हैं कि CFC का प्रयोग रेफ्रिजरेटर या एयर कंडीशन में कूलेंट के तौर पर किया जाता है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बाद में CFC के विकल्प के रूप में कूलेंट के लिए CFC के स्थान पर HFC का प्रयोग किया जाने लगा। HFC यानी हाइड्रोजन फ्लोरोकार्बन, HFC का प्रयोग किया जाने लगा। और बाद में एक तमाम सारे अध्ययनों के द्वारा ये पता चला कि जो HFC है वो कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में कई गुना ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करती है। ठीक है, तो जो है चूंकि हाइड्रोजन फ्लोरोकार्बन कार्बन की तुलना में कई गुना ज़्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करती है, और ये जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है ये भले ही ओजोन लेयर को नुकसान ना पहुंचाता हो, लेकिन इससे पृथ्वी के वातावरण के तापमान में वृद्धि होती है। इसीलिए रवांडा की राजधानी किगाली में एक किगाली समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, और यह किगाली समझौता किससे संबंधित है? हाइड्रोजन फ्लोरोकार्बन से संबंधित है। और वर्ष 2021 में भारत ने भी किगाली समझौते को रेटिफाई कर दिया है, और भारत ने कहा है कि वह धीरे धीरे हाइड्रोजन फ्लोरोकार्बन के उत्सर्जन में कटौती लाएगा। ठीक है, तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की ही एक सब प्लान है, उपयोजना है, या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंतर्गत एक आने वाला सब प्रोटोकॉल है जिसे किगाली समझौते के नाम से जाना जाता है। ये किगाली कहाँ पर है? यह किगाली रवांडा की राजधानी है, और वर्ष 2018 में इस किगाली समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, फिर समताप मंडल में नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें से ये बेटा कि जैसे कभी आपसे पूछा जाए कि दुनिया में सबसे पहली बार ओजोन छिद्र का पता कहाँ पर लगाया गया, तो आप बताएंगे अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में सबसे पहली बार ओजोन होल का पता लगाया गया। अंटार्कटिका में सबसे पहली बार ओजोन छिद्र का पता लगाया गया। अंटार्कटिका में सबसे पहली बार ओजोन छिद्र का पता लगाया गया। अंटार्कटिका में सबसे पहली बार ओजोन छिद्र का पता लगाया गया। और ये भी एक तथ्य है कि जो आर्कटिक क्षेत्र होते हैं आर्कटिक क्षेत्रों के ऊपर ओजोन लेयर में बड़े बड़े होल पाए जाते हैं बेटा। अगर कभी इसका कारण पूछा जाए तो आप बताएंगे
कि जो समताप मंडल में जो भी पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड पाए जाते हैं, जो ध्रुवीय समताप मंडलीय बादल होते हैं, ये ध्रुवीय समताप मंडलीय बादल वास्तव में पोलर क्षेत्रों में ध्रुवीय छिद्रों के सबसे बड़े होने का कारण होते हैं, सॉरी ओजोन छिद्र के सबसे बड़े होने का कारण बनते हैं। ठीक है, तो समताप मंडल के बाद में जो नेक्स्ट लेयर आती है उसका नाम है मध्य मंडल। समताप मंडल के बाद जो नेक्स्ट लेयर है उसका नाम है मध्य मंडल, मेसोस्फीयर। मेसोस्फीयर का विस्तार कहां से कहां तक पाया जाता है? सपोज दैट ये हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ है और ये जो रीजन है इसको हमने मान लिया ट्रोपोस्फियर। ये वाला रीजन हो गया स्ट्रेटोस्फियर का। तो वायुमंडल की सबसे पहली परत ट्रोपोस्फियर, दूसरी परत स्ट्रेटोस्फियर और वायुमंडल की जो तीसरी परत है उसको कहा जाता है मेसोस्फियर। वायुमंडल की जो तीसरी परत है उसको कह दिया मेसोस्फियर। तो ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर और मेसोस्फियर। मेसोस्फियर का विस्तार कितने किलोमीटर से कितने किलोमीटर तक पाया जाता है? तो आप बताएंगे मेसोस्फियर का विस्तार 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। मेसोस्फियर का विस्तार 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। मेसोस्फियर में ऊंचाई में जाने पर तापमान में फिर से कमी होती है। मेसोस्फियर में ऊंचाई में जाने पर तापमान में मेसोस्फियर में ऊंचाई में जाने पर तापमान में कमी आती है। जैसे कि अगर हम क्षोभ मंडल में ऊंचाई पर जाएं तो तापमान में कमी आती है। समताप मंडल में ऊंचाई पर जाएं तो तापमान में वृद्धि होती है और मध्य मंडल में यदि हम ऊंचाई पर जाएं तो फिर से तापमान में कमी आने लगती है। और ग्राफ कुछ इस प्रकार से चलता है। क्षोभ मंडल में ऊंचाई में जाने पर तापमान में कमी आती है। समताप मंडल में ऊंचाई में जाने पर तापमान में वृद्धि होती है और पुनः मध्य मंडल में ऊंचाई में जाने पर तापमान में कमी आती है। अगर हम पृथ्वी के एवरेज टेम्परेचर को 15 डिग्री सेल्सियस माने तो क्षोभ सीमा के आसपास जो टेम्परेचर हमको मिलता है वो मिलता है -80 डिग्री सेल्सियस। और इसके बाद में समताप मंडल में टेम्परेचर बढ़ने लगता है। तो समताप मंडल में जो मैक्सिमम टेम्परेचर हमको मिलता है वो 0 डिग्री सेल्सियस मिलता है। और इसके बाद में मध्य मंडल में ऊंचाई में जाने पर फिर से तापमान में वृद्धि होने लगती है। तो अगर ये क्षोभ मंडल है, ठीक है, ये क्षोभ मंडल है, इसको हम समताप मंडल कह रहे हैं। ये क्षोभ मंडल, समताप मंडल और ये हो गया हमारा मध्य मंडल। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल। तो क्षोभ मंडल में ऊंचाई में जाने पर तापमान में कमी होती है। समताप मंडल में ऊंचाई में जाने पर तापमान में वृद्धि होती है। और आप देख रहे हैं कि मध्य मंडल में पुनः ऊंचाई में जाने पर तापमान में कमी आती है और मध्य मंडल में मिनिमम टेम्परेचर पहुंच जाता है -100 डिग्री सेल्सियस।
मध्यमंडल में मिनिमम टेम्परेचर पहुंच जाता है -100 डिग्री सेल्सियस। तो यदि आपसे पूछा जाए कि वायुमंडल की सभी लेयरों में कौन सी सबसे ठंडी लेयर होती है, तो आप बताएंगे मध्यमंडल। वायुमंडल की सभी परतों में, वायुमंडल की सभी परतों में, वायुमंडल की सभी परतों में सबसे ठंडी परत, वायुमंडल की सभी परतों में, सभी परतों में सबसे ठंडी परत, सबसे ठंडी परत मध्यमंडल होती है। वायुमंडल की सभी परतों में सबसे ठंडी परत मध्यमंडल होती है, मध्यमंडल होती है, ये आपको याद रखना है। और मध्यमंडल की दूसरी जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो ये है कि यहाँ पर नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड पाए जाते हैं। नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड मध्यमंडल में पाए जाते हैं। नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड मध्यमंडल मेसोस्फीयर में ही पाए जाते हैं, मेसोस्फीयर में पाए जाते हैं। नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड मध्यमंडल में पाए जाते हैं। और मध्यमंडल की अन्य महत्वपूर्ण विशेषता कि जो मीटियोर्स है यानी उल्का पिंड, ये सवाल कई परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है कि उल्का पिंड यानी मीटियोर्स कहाँ से जलना प्रारंभ करते हैं, कहाँ से जलना प्रारंभ करते हैं, तो आप बताएंगे कि उल्का पिंड मध्यमंडल से जलना प्रारंभ करते हैं। उल्का पिंड मध्यमंडल से जलना प्रारंभ करते हैं। उल्का पिंड मध्यमंडल से जलना प्रारंभ करते हैं। उल्का पिंड के बारे में आप जानते हैं कि अंतरिक्ष से यदि कोई चट्टान, मान लीजिए ये कोई चट्टानी टुकड़ा है, पृथ्वी के बाह्य अंतरिक्ष से यदि कोई चट्टान पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है, तो पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद मॉलिक्यूल्स के कारण, गैसों के जो कणों के कारण इनमें घर्षण होता है और इस घर्षण से इस चट्टान का तापमान बढ़ जाता है और ये चट्टान जलती हुई प्रतीत होने लगती है। इसी को ही उल्कापिंड कहते हैं और इसे शूटिंग स्टार या टूटता हुआ तारा के नाम से जाना जाता है। जैसे आपने रात में कई बार इस बात को ऑब्जर्व किया होगा कि एक टूटता हुआ तारा आपको दिखाई देता है, वही टूटता हुआ तारा वास्तव में उल्कापिंड होता है। और यह उल्कापिंड कहाँ से जलना प्रारंभ करते हैं, इसका सही जवाब है मध्यमंडल से। और ये उल्कापिंड अगर जल करके पूरी तरह से राख हो जाएंगे तो उनकी राख वायुमंडल में फैल जाएगी, और अगर उल्कापिंड पूरी तरह से जल करके राख नहीं हुआ तो वो उल्कापिंड का जो कोर भाग है वो पृथ्वी की सतह पर कहीं ना कहीं जाकर के गिरेगा। जहाँ पर गिरेगा वहाँ पर एक गर्त बनेगा और इसी गर्त को क्रेटर के नाम से जाना जाता है। और बाद में इन गर्तों में झील, वर्षा का पानी भर जाने से झील नुमा संरचनाएं बन जाती हैं। इन्हीं झीलों को क्रेटर झील के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये मध्यमंडल की कुछ प्रमुख विशेषताएं थी। जैसे आपको मध्यमंडल के बारे में क्या क्या सीखना है कि मध्यमंडल का विस्तार किनके किनके बीच होता है। मध्यमंडल का विस्तार समताप मंडल के ऊपर और ऐन मंडल के नीचे, यानी मध्यमंडल समताप मंडल और ऐन मंडल के बीच में पाई जाती है। मध्यमंडल कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक स्थित होती है? सामान्य तौर पर 50 से 80 किलोमीटर तक का जो भाव है वो मध्यमंडल के अंतर्गत आता है। मध्यमंडल में नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड पाए जाते हैं। मध्यमंडल में ही उल्कापिंड जलना प्रारंभ करते हैं और वायुमंडल की सभी लेयरों में सबसे कम तापमान मध्यमंडल का ही होता है। मध्यमंडल के पश्चात में वायुमंडल की जो नेक्स्ट लेयर है उसे अयनमंडल कहते हैं। मध्यमंडल की के बाद में वायुमंडल की जो नेक्स्ट लेयर है उसे अयनमंडल कहते हैं। आयनोस्फीयर
अयन मंडल का विस्तार सामान्य तौर पर 80 किलोमीटर से लेकर के 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक अयन मंडल का विस्तार पाया जाता है। और अयन मंडल को आयनोस्फीयर या अयन मंडल इसलिए भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर यानी पृथ्वी के वायुमंडल में 80 किलोमीटर से लेकर के 640 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो भी मॉलिक्यूल होते हैं यानी जो भी पार्टिकल होते हैं वो आयन की अवस्था में पाए जाते हैं और यानी धनायन और ऋणायन में पाए जाते हैं, यानी केशन और एनियन के रूप में पाए जाते हैं। तो हमारी पृथ्वी के ऊपर सतह के ऊपर 80 से 640 किलोमीटर के क्षेत्र में जो भी गैसें पाई जाती हैं, जो भी डस्ट पार्टिकल पाए जाते हैं, वो सामान्य तौर पर आयनित अवस्था में पाए जाते हैं, धनायन और ऋणायन के रूप में पाए जाते हैं। और इसीलिए इस मंडल को अयन मंडल के नाम से जाना जाता है। और एक्चुअली में जो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज है, ये अल्ट्रावायलेट रेज यहाँ पर गैसों के अणुओं का फोटो आयोनाइजेशन कर देती हैं, यानी अयन मंडल में गैसों के अणुओं का फोटो आयोनाइजेशन हो जाता है। और ये फोटो आयोनाइजेशन अल्ट्रावायलेट रेज के द्वारा होता है या इसका रेडिएशन के द्वारा, सोलर रेडिएशन के द्वारा यहाँ पर गैसों के अणु आयनित अणुओं में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं। अयन मंडल की जो सबसे शानदार विशेषता है वो ये है कि यह रेडियो तरंगों को पृथ्वी पर परावर्तित करने का काम करती है। यानी हमारी पृथ्वी का जो अयन मंडल है, ये रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है। रेडियो तरंगों का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन अयन मंडल के द्वारा ही किया जाता है। रेडियो तरंगों का परावर्तन या रिफ्लेक्शन अयन मंडल के द्वारा किया जाता है। रेडियो तरंगों का रिफ्लेक्शन या परावर्तन अयन मंडल के द्वारा किया जाता है। और यही कारण है, ठीक है, इसी विशेषता के कारण यही कारण है कि हमारी पृथ्वी में बेतार संचार प्रणाली जिसको हम लोग वाईफाई बोलते हैं, बेतार संचार प्रणाली, वाईफाई, वायरलेस फिडेलिटी या जीपीएस ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम जीपीएस और संचार संबंधी सुविधाएं विकसित हो पाई हैं। संचार संबंधी सुविधाएं विकसित हो पाई है। ये अयन मंडल की सबसे बड़ी देन है हमें। यानी अगर अयन मंडल नहीं होता हमारी पृथ्वी में तो शायद हम वाईफाई का लाभ भी नहीं ले पाते, जीपीएस ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम का भी लाभ नहीं ले पाते, और साथ ही साथ हमारी पृथ्वी पर संचार संबंधी चीज़ों को इस्टेब्लिश करने में भी समस्याएं पैदा होती हैं। ठीक है, तो रेडियो तरंगों का परावर्तन किस मंडल के द्वारा किया जाता है? इसका सही जवाब है अयन मंडल के द्वारा। अयन मंडल को अयन मंडल क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो भी पार्टिकल पाए जाते हैं वो चार्ज अवस्था में पाए जाते हैं, आयनित अवस्था में पाए जाते हैं। आयनित अवस्था में यहाँ पर पार्टिकल क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेज के द्वारा इन मॉलिक्यूल्स का फोटो आयोनाइजेशन कर दिया जाता है,
इसलिए ये चार्ज जो है अवस्था में पाए जाते हैं, केशन और एनियन के रूप में पाए जाते हैं। हालांकि वायुमंडल के अयन मंडल को भी कई सारी लेयरों में डिवाइड किया जा सकता है। वायुमंडल के अयन मंडल को भी कई सारी लेयरों में डिवाइड किया जाता है। सपोज दैट ये अर्थ है बेटा, अर्थ, ठीक है। और अर्थ से लगी हुई जो सबसे पहली वायुमंडल की परत है वो ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर। तो ये जो सपोज दैट इस लेयर को हमने कह दिया ए किसको बताता है? ए बताता है क्षोभ मंडल को। बी किसको बताता है? बी बताता है समताप मंडल को। सी किसको बताता है? सी बताता है मध्य मंडल को। और इसके बाद में फिर यहाँ से अयन मंडल की शुरुआत हो जाती है। इसके बाद में फिर यहाँ से ये जो पहली लेयर है इसको बोला जाता है डी लेयर, इसको बोलते हैं डी लेयर। यानी यहाँ से फिर यहाँ तक ये पूरा का पूरा हमारा कहलाता है आयनोस्फीयर। तो अयन मंडल की जो सबसे पहली लेयर है वो है डी लेयर। अयन मंडल की सबसे पहली लेयर डी लेयर के बाद में अयन मंडल की दूसरी लेयर आती है, उसको कहते हैं ई लेयर। अयन मंडल की जो दूसरी लेयर है उसको कहते हैं ई लेयर। और ई लेयर के बाद अयन मंडल की जो तीसरी लेयर है उसको कहा जाता है एफ लेयर। अयन मंडल की जो तीसरी लेयर है उसको कहा जाता है एफ लेयर। इसी अयन मंडल की लेयरों में एक कैनली हेविसाइड लेयर होती है, कैनली हेविसाइड लेयर भी होती है। और सामान्य तौर पर ये जो ई लेयर है इसी को कैनली हेविसाइड लेयर के नाम से जाना जाता है। और एफ लेयर के बाद का जो क्षेत्र होता है उसको एफ्लिटन लेयर के नाम से जाना जाता है। तो ये कैनली हेविसाइड लेयर और एफ लेयर और इसके बाद का जो क्षेत्र है उसे एफ्लिटन लेयर के नाम से जाना जाता है। और यहीं पर प्रोटोनोस्फीयर भी पाई जाती है। तो देखिए अभी हमने सीखा कि जो अयन मंडल है या अयन मंडल की जो विभिन्न प्रकार की परतें हैं वो रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी पर परावर्तित करने का काम करती हैं। जैसे सपोज दैट यहाँ से पृथ्वी से कोई रेडियो तरंग अंतरिक्ष की ओर जा रही है, तो ये रेडियो तरंग ए लेयर को क्रॉस कर जाएगी, बी लेयर समताप मंडल को पार कर जाएगी, मध्य मंडल को पार कर जाएगी। और जैसे ही ये रेडियो तरंग डी, ई और एफ लेयर में पहुंचेगी तो इन रेडियो तरंगों का जो परावर्तन है वो वापस डी लेयर, ई लेयर और एफ लेयरों के द्वारा पृथ्वी की ओर कर दिया जाएगा। ये मतलब होता है, यानी पृथ्वी से जाने वाली रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी की तरफ भेजने का काम कौन करता है? अयन मंडल करता है। अयन मंडल में मौजूद विभिन्न प्रकार की परतें करती हैं जिनमें डी लेयर, ई लेयर और एफ लेयर शामिल है। और इन्हीं रेडियो तरंगों के द्वारा पृथ्वी में विभिन्न प्रकार की संचार सुविधाएं विकसित हो पाती हैं। हमारी पृथ्वी में ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम वर्क नहीं करता, हमारी पृथ्वी पर वाईफाई जो है काम नहीं करता। अगर ये रेडियो तरंगे पृथ्वी से चल करके अंतरिक्ष की ओर चली जाती तो जीपीएस या वाईफाई सुविधाओं का लाभ हम सामान्य तौर पर नहीं उठा पाते। और आप कल्पना करिए कि यदि इन अयन मंडल की लेयरों का भविष्य में नुकसान होता है या इन लेयरों को क्षति पहुंचती है तो फिर संपूर्ण पृथ्वी में संचार संबंधी समस्याएं पैदा हो जाएंगी।
जैसे जैसे हवा में उड़ रहा एक विमान का संपर्क उसके कंट्रोल रूम से कट जाएगा। आप गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी चलाने में आप गूगल मैप्स की सहायता से लोकेशन को ट्रैक कर रहे हैं, तो वो गूगल मैप आपका काम करना बंद कर देगा। यही जीपीएस है, ठीक है। तो फिर ये इस प्रकार की सुविधाओं का लाभ हम लोग नहीं ले पाएंगे। और यदि यदि इस प्रकार से एन मंडल की विभिन्न परतों का नुकसान होता है, इसी परिघटना को रेडियो फेड आउट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, अगर पूछा जाए रेडियो फेड आउट क्या है, अगर पूछा जाए रेडियो फेड आउट क्या है, रेडियो फेड आउट क्या है, तो आप बताएंगे कि जब एन मंडल की परतों का नुकसान, जब एन मंडल की परतों का किसी कारणवश नुकसान पहुंचता है और इस नुकसान के कारण हम पृथ्वी पर हमारी पृथ्वी पर संचार संबंधी समस्याएं पैदा हो जाती हैं, तो इसी को रेडियो फेड आउट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और आप जानते हैं कि सूर्य से जो आने वाला विकिरण है, यानी सूर्य से आने वाले जो चार्ज पार्टिकल हैं, जिनको आमतौर पर सोलर विंड के नाम से जाना जाता है, लगातार रूप से हमारी पृथ्वी के एन मंडल की इन परतों को खतरा सूर्य से आने वाली सोलर विंड यानी सूर्य से आने वाले चार्ज पार्टिकल के द्वारा बना रहता है। और इसके अलावा बाह्य अंतरिक्ष से भी विभिन्न प्रकार के हानिकारक विकिरण लगातार रूप से पृथ्वी की ओर आते रहते हैं। इनसे भी हमारे एन मंडल को खतरा बना रहता है। जैसे आप जानते हैं कि अभी हाल ही में नासा के द्वारा एक सूर्य मिशन भेजा गया है, और उस मिशन में का नाम आपने जानते होंगे, जिसे सोलर प्रोब पार्कर के नाम से जाना जाता है। और यह सोलर प्रोब पार्कर लगातार रूप से नए नए इतिहास बना रहा है, और सोलर प्रोब पार्कर लगभग सूर्य के बाहरी वातावरण कोरोना में लगभग प्रवेश कर गया है। अब तक सूर्य के सबसे करीब जाने वाला जो मिशन है वो कोई और नहीं बल्कि सोलर प्रोब पार्कर मिशन है। और सोलर प्रोब पार्कर मिशन के भेजने के पीछे कई सारे उद्देश्य हैं। इन उद्देश्यों में एक उद्देश्य ये भी है कि हम सूर्य में जो सनस्पॉट बनते हैं, सनस्पॉट के बारे में जानकारी प्राप्त करना, और ये जो सनस्पॉट होते हैं वो किस प्रकार से हमारी पृथ्वी को प्रभावित करते हैं या एन मंडल को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, ये तमाम सारी जानकारियों के अध्ययन के लिए सोलर प्रोब पार्कर मिशन को नासा के द्वारा भेजा गया है। तो इसलिए एन मंडल महत्वपूर्ण है बेटा। आई होप आपको ये सब चीजें समझ में आ रही होंगी। और जैसे जो डी लेयर है, अगर पूछा जाए कि डी लेयर क्या काम करती है, ई लेयर, एफ लेयर, तो सामान्य तौर पर मोटे तौर पर इन लेयरों का काम ही है कि पृथ्वी से जाने वाली रेडियो तरंगों को वापस जो है पृथ्वी की ओर परावर्तित करना। हाँ, स्पेशली जैसे जो डी लेयर है वो जो बड़े वेवलेंथ की रेडियो तरंगें होती है, ठीक है। अगर रेडियो तरंगों की वेवलेंथ, अगर रेडियो तरंगों की वेवलेंथ अधिक है, अगर रेडियो तरंगों की वेवलेंथ अधिक है तो इन तरंगों का परावर्तन डी लेयर के द्वारा किया जाता है। अगर रेडियो तरंगों की वेवलेंथ मीडियम है, यानी रेडियो तरंगों की वेवलेंथ ना तो बहुत ज़्यादा है और ना ही बहुत कम है, तो फिर इन रेडियो तरंगों का परावर्तन ई लेयर के द्वारा। और अगर रेडियो तरंगों की वेवलेंथ बहुत कम है तो इन रेडियो तरंगों का परावर्तन एफ लेयर के द्वारा किया जाता है। तो ये डी लेयर बड़े अधिक वेवलेंथ वाली रेडियो तरंगों को पृथ्वी की ओर परावर्तित करती है। ई लेयर मीडियम वेवलेंथ वाली रेडियो तरंगों को पृथ्वी की ओर परावर्तित करती है, और जो एफ लेयर है वो कम वेवलेंथ वाली रेडियो तरंगों को पृथ्वी की ओर परावर्तित करने का काम करती है। एन मंडल की अन्य दूसरी महत्वपूर्ण विशेषताओं में अरोरा घटना होती है, ठीक है। जो अरोरा होते हैं बेटा,
जो अरोरा होते हैं, जिसे हम लोग ध्रुव प्रकाश बोलते हैं, जो अरोरा होते हैं जिसे हम ध्रुव प्रकाश बोलते हैं, अरोरा 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 अयन मंडल में ही दृष्टिगोचर होते हैं। अरोरा अयन मंडल में ही अरोरा अयन मंडल में ही दृष्टिगोचर होते हैं। अरोरा अयन मंडल में ही दृष्टिगोचर होते हैं। अरोरा अयन मंडल में ही दृष्टिगोचर होते हैं। अरोरा क्या है? अरोरा क्या है बेटा? कि हमारी पृथ्वी के मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक साउथ पोल, देखिए हमारी पृथ्वी के सामान्य तौर पर आप दो प्रकार के पोल पढ़ते हैं। एक तो पढ़ते हैं जियोग्राफिकली नॉर्थ पोल, ज्योग्राफी नॉर्थ पोल, और ज्योग्राफिकल साउथ पोल। यानी हमारी पृथ्वी का जो जियोग्राफिकल एक्सिस है, हमारी पृथ्वी का जो जियोग्राफिकल एक्सिस है, उसका सबसे उत्तरी बिंदु जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल कहलाता है और इसका सबसे दक्षिणी बिंदु जियोग्राफिकल साउथ पोल कहलाता है। इसी प्रकार से हमारी पृथ्वी का एक मैग्नेटिक एक्सिस है और इस मैग्नेटिक एक्सिस का जो सबसे उत्तरी बिंदु है वो कनाडा में है और मैग्नेटिक एक्सिस का सबसे दक्षिणी बिंदु है वो अंटार्कटिका में है। तो मैग्नेटिक एक्सिस का जो सबसे उत्तरी बिंदु होता है उसको मैग्नेटिक नॉर्थ पोल कहते हैं और मैग्नेटिक एक्सिस का जो सबसे दक्षिणी बिंदु होता है उसको मैग्नेटिक साउथ पोल के नाम से जाना जाता है। और इसी मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक साउथ पोल, इसी मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक साउथ पोल के आसपास अयन मंडल में कुछ रंगीन प्रकाश उत्पन्न होता है। अयन मंडल में इसी मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक साउथ पोल के ऊपर अयन मंडल में कुछ रंगीन लाइट हमको दृष्टिगोचर होती है। इन्हीं रंगीन लाइटों को अरोरा के नाम से जाना जाता है। इन्हीं रंगीन लाइटों को अरोरा के नाम से जाना जाता है। और ये अरोरा उत्पन्न क्यों होते हैं? इसका कारण ये है बेटा, इसका कारण ये है, सपोज दैट ये अर्थ है और ये सूर्य है, सपोज दैट अर्थ है और ये सूर्य है और ये हमारी पृथ्वी के विभिन्न प्रकार के वायुमंडल के स्तर हैं और सपोज दैट ये हमारा अयन मंडल है। तो सूर्य से आने वाली जो सोलर विंड्स हैं, चूंकि इन सोलर विंड्स में भी चार्ज पार्टिकल होते हैं। जब सोलर विंड के चार्ज पार्टिकल पृथ्वी के अयन मंडल में मौजूद चार्ज पार्टिकल से आपस में फ्रिक्शन करते हैं तो एक सतरंगी लाइट उत्पन्न होती है। इसी सतरंगी लाइटों को अरोरा कहा जाता है। तो ये अरोरा कहाँ पर होते हैं? ये अरोरा ना तो क्षोभ मंडल में घटित होते हैं, ना समताप मंडल में घटित होते हैं, ना मध्य मंडल में घटित होते हैं, बल्कि ये अरोरा अयन मंडल में घटित होते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इन अरोरा को दो रूपों में जाना जाता है, अरोरा बोरियलिस और अरोरा ऑस्ट्रेलिस। मैग्नेटिक नॉर्थ पोल या नॉर्थ पोल के आसपास जो रंगीन लाइट दिखाई देती है उसे अरोरा बोरियलिस कहते हैं। मैग्नेटिक साउथ पोल या साउथ पोल के ऊपर जो लाइट उत्पन्न होती है उसे अरोरा ऑस्ट्रेलिस के नाम से जाना जाता है। तो मोटे मोटे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि उत्तरी ध्रुव और उत्तरी चुंबकीय ध्रुव के आसपास जो रंगीन लाइट उत्पन्न होती है अयन मंडल में उसे अरोरा बोरियलिस कहते हैं। और दक्षिणी ध्रुव और दक्षिणी चुंबकीय ध्रुव के ऊपर अयन मंडल में जो रंगीन लाइट उत्पन्न होती है उसको अरोरा ऑस्ट्रेलिस के नाम से जाना जाता है। आप याद रखिए कि इन अरोरा को हम लोग जो इक्वेटर के पास रहते हैं या मध्य अक्षांशों में रहते हैं सामान्य तौर पर उनको देख नहीं सकते हैं। जो व्यक्ति उच्च अक्षांशों में निवास करते हैं जैसे नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, आइसलैंड, ग्रीनलैंड, अलास्का, कनाडा, साइबेरिया,
यहाँ पर रहने वाले लोगों को ही ये अरोरा दिखाई देते हैं। सामान्य तौर पर हम लोगों को ये अरोरा देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो ये अरोरा कहाँ पर घटित होते हैं? ये अरोरा वायुमंडल में ही घटित होते हैं। और आप जानते हैं कि अयन मंडल का जो विस्तार है वो सामान्य तौर पर 80 से लेकर के 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। और इसलिए बहुत सारे जो सैटेलाइट हैं वो अयन मंडल में पाए जाते हैं और अयन मंडल में वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन वायुमंडल की किस लेयर में है? अगर ये आपसे सवाल पूछा जाए तो आप इसका सही जवाब अयन मंडल ही देंगे। चीन के द्वारा जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के मॉड्यूल लगातार रूप से भेजे जा रहे हैं, वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कहाँ पर है? वह भी आपका अयन मंडल में ही है। हाँ, जो संचार उपग्रह होते हैं, कम्युनिकेशन सैटेलाइट होते हैं, वो सामान्य तौर पर बहिर्मंडल में भेजे जाते हैं। और अयन मंडल को आमतौर पर थर्मोस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है। जहाँ तक अयन मंडल के तापमान की बात है तो ऊंचाई में जाने पर लगातार रूप से अयन मंडल का तापमान बढ़ता रहता है और अयन मंडल का तापमान 2000 से लेकर के 2500 डिग्री सेल्सियस तक अयन मंडल का टेम्परेचर हो सकता है। तो वायुमंडल की सबसे गर्म परतों में से एक परत है अयन मंडल। अयन मंडल के बाद में जो दूसरी वायुमंडल की लेयर है, अयन मंडल के बाद जो दूसरी वायुमंडल की लेयर है उसे बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। अयन मंडल के बाद वायुमंडल की जो सबसे आखिर में लेयर है उसको बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है, उसको एक्सोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। अब बहिर्मंडल क्या है कि अयन मंडल के बाद में पूरा का पूरा जो क्षेत्र है, कुछ विद्वान बहिर्मंडल की सीमा को 1000 किलोमीटर तक मानते हैं, कुछ विद्वान बहिर्मंडल की सीमा को 10,000 किलोमीटर तक मानते हैं। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि अयन मंडल के पश्चात 1000 किलोमीटर या 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक जहां तक हमको वायु मिलती रहती है, उस पूरे के पूरे क्षेत्र को बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। और बहिर्मंडल में जैसा आपने सीखा कि बहिर्मंडल में ही संचार उपग्रहों को छोड़ा जाता है और जियोसिंक्रोनस जो सैटेलाइट होते हैं जो पृथ्वी की सतह से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई, जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट पृथ्वी की सतह से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं। अगर ये पूछा जाए कि ये वायुमंडल की किस लेयर में आएंगे तो इसका सही जवाब होगा बहिर्मंडल, क्योंकि जो जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट है ये पृथ्वी की सतह से कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं, इनकी ऑर्बिट 36,000 किलोमीटर, इसलिए सारे के सारे जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट बहिर्मंडल के अंतर्गत आएंगे। और इसके अलावा अगर आपसे एक जो है जोन पूछा जाए जिसको वॉन एलन मेखला के नाम से जाना जाता है, वॉन एलन मेखला के नाम से जाना जाता है, वॉन एलन मेखला। अगर आपसे ये पूछा जाए कि वॉन एलन मेखला वायुमंडल की किस लेयर में पाई जाती है तो इसका सही जवाब होगा बहिर्मंडल। वॉन एलन मेखला वायुमंडल की बहिर्मंडल में पाई जाती है। और हमारी अपनी पृथ्वी का एक मैग्नेटोस्फीयर है, और ये मैग्नेटोस्फीयर सामान्य तौर पर पृथ्वी की सतह से लेकर 58,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक से ये मैग्नेटोस्फीयर स्टार्ट हो जाता है। और यह मैग्नेटोस्फीयर एक प्रकार से ऐसे कंबल की तरह काम करता है जो हमारी और इस पृथ्वी ग्रह पर जितने भी निवासी हैं उनकी बाह्य अंतरिक्ष से आने वाले विभिन्न प्रकार के हानिकारक किरणों से रक्षा करती है। और इसी जोन को ही वॉन एलन मेखला या वॉन एलन जोन के नाम से जाना जाता है। तो वॉन एलन जोन किस मंडल में पड़ता है? बहिर्मंडल में। और अगर पूछा जाए कैनली हेविसाइड लेयर किस जोन में है तो आप बताएंगे अयन मंडल में। या एफ्लिटल लेयर किस मंडल में पाई जाती है तो आप बताएंगे अयन मंडल में, क्योंकि सामान्य तौर पर
जो एफ लेयर होती है आयन मंडल की, उसी को एफ्लिटन लेयर के नाम से जाना जाता है, एफ्लिटन बर्नेट लेयर के नाम से उसे जाना जाता है। ठीक है, ओके, थैंक यू, धन्यवाद।